अध्यक्ष जी, देश में गुणात्मक शिक्षा सभी की दायित्व है। पहले अभी किसी ने कहा, किसी सदस्य ने कहा कि भाई ये 6 साल के बच्चों को आप पढ़ाते हो, बाकी उसके पहले क्या होगा? पहले क्या होता था अध्यक्ष जी? 10+2 की मॉडल था। 10वीं तक पढ़ेंगे, फिर 11, 12, 12वीं तक जाएंगे, ये स्कूल की पीरियड था। मैं मानता हूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। अभी पैटर्न होगा 5+3+3+4, यानी ये 15 साल हो गए, 12 साल अभी 15 साल हो गए। क्यों? क्योंकि आयु, अभी एक वैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट ने और विशेषज्ञों ने यह कहा कि बच्चा आयु 8 तक पहुंचते पहुंचते उसके मानसिक विकास की 85% पूर्णांग हो जाते, 85% ब्रेन डेवलप हो जाते बाय ईयर ऑफ 8। यानी अगर हम उसको क्लास 3 में एक शिक्षा की वातावरण में पढ़ने, नाच गाने के माध्यम से, खिलौना के माध्यम से, कहानी के माध्यम से उनको हम कुछ प्रशिक्षण में जोड़ेंगे, कुछ एक अनुशासन में जोड़ेंगे, तो उनके मानसिक विकास अच्छा होगा। इसीलिए सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिकमेंडेशंस को पालन करते हुए बाल वाटिका की कल्पना किया है। बाल वाटिका 1, 2, 3, फिर 6वीं आयु 6 से क्लास 1 शुरू होगी। सर, ये इसके कारण हमारी बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग पावर आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। ये काम देश में शुरू कर दिया गया है। PM-3 के बारे में अनेक माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया। PM-3 14,500 स्कूल्स, 27,360 करोड़ रुपया व्यय के अंदर, इसको आने वाले दिनों में कई राज्यों में इसकी क्रियान्वयन शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में उसको तेजी लाया जाएगा। अध्यक्ष जी, इन दिनों में महिला शिक्षक और शिक्षिका की संख्या में इंक्रीज हुई है। 13-14 में देश में महिला टीचर्स की संख्या 38.25 लाख होते थे, ये लगभग आज 48.76 लाख हो गए। पूरा टीचर संख्या के लगभग आधे तक हो गए। इस सरकार ने, कई सदस्यों ने, माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि जब तक शिक्षकों की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी तब तक ये सारी चीज कैसे होगा। इस सरकार ने 613 डाइट है जिलाओं में। मौजूदा शिक्षकों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए डाइट को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करने के लिए भारत सरकार की ओर से समग्र शिक्षा में वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था किया है। ऐसे ही हायर एजुकेशन में शिक्षक की कैपेसिटी बढ़े, टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर्स बने। मालवीय मिशन के नाम पे देश में 117 टीचर्स कैपेसिटी के लिए नया सेंटर्स खोले गए। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स के लिए SOP निकाला गया है। अध्यक्ष जी, अभी के समय में टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण विषय है। टेक्नोलॉजी हम लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। PM-E विद्या के तहत देश में डेडिकेट भाषा आधारित टीवी चैनल के माध्यम से दीक्षा, स्वयं प्रभा, समर्थ ऐसे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा को अकाउंटेबल कराने। सरकारी स्कूलों में, मैं जब कहता हूं, ये सरकारी स्कूल्स के बारे में कहता हूं, सरकारी कॉलेजेस के बारे में कहता हूं। अध्यक्ष जी, अकाउंटेबिलिटी के लिए हम लोगों ने अनेक नए उपक्रम शुरू किए हैं। आज आवश्यकता है NEP की कुछ थ्रस्ट एरिया है। अगर मैं उसमें 2 चीज उल्लेख करूं, हमारी शिक्षा को धीरे धीरे डिग्री बेस्ड एजुकेशन से कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की ओर लेके जाना पड़ेगा। शिक्षा और तालीम दोनों परिपूरक है। शिक्षा जितना महत्वपूर्ण है, तालीम उतना ही महत्वपूर्ण है। स्किल्ड नहीं होंगे तो अभी के समय में जो दुनिया की परिवर्तन हो रहा है, हमारे बच्चे पिछड़ जाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए 6वीं श्रेणी से, क्लास 6 से स्किल एजुकेशन को, वोकेशनल एजुकेशन को और आधुनिक स्किल, AI, रोबोटिक्स, VR, AR, ब्लॉकचेन, इस प्रकार की शिक्षा से लेके जिसमें रोजगार मिल पाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ पाएगा, ऐसे स्किल्स की प्रमोशन की कल्पना की गई है। अध्यक्ष जी, अटल इनोवेशन मिशन, ये इस सरकार की एक नई उपक्रम है।
हमारे देश की बच्चों के अंदर एक इनोवेशन करने की इनहेरेंट कैपेसिटी उनकी डीएनए में है। भारत की बच्चा कुछ भी हाथ में आएगा उसमें से कुछ बनाने की दक्षता रखती है, ये कई बार प्रमाणित हुई है। इसको एजुकेशन की, विशेष करके स्कूल एजुकेशन की फॉर्मल सिस्टम पे लाके, जो आइसोलेशन में कुछ कुछ एक लैबोरेटरी होता था, उसको एक मिशन मोड पे अटल इनोवेशन मिशन, अटल टिंकरिंग लैब, इसको एक जन आंदोलन के रूप में स्कूल्स में, उसमें मेंटर की व्यवस्था, उसमें लोकल इंडस्ट्री की पार्टिसिपेशन, इसकी एक कल्पना की गई है शिक्षा नीति में। अध्यक्ष जी, सरकार ने थ्रस्ट दिया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारे देश में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की गठन किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री उसकी स्वयं नेतृत्व कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, हमारे देश में इंडस्ट्री, एकेडमिया और पॉलिसी मेकर, ये तीनों लोगों की नेटवर्क ठीक से हो, इसलिए कल भी मैंने राज्यसभा में चर्चा करते हुए एक विशेष विषय में राज्यसभा ने रुचि लेकर चर्चा किया, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। समाज जीवन के अनेक प्रमुख लोगों को पढ़ाने की अपने एक दायित्व मानते हैं, उनको फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम पे लेके आना, टाइम बाउंड पीरियड के लिए लेके आना, अनुरोध करके लेके आना, ये इस सरकार की एक रणनीति बनी है। हमने इस पे जोर दिया है। अध्यक्ष जी, शिक्षा को जैसे फ्यूचरिस्टिक बनाना है, वैसे ही शिक्षा को जड़ से जुड़ के भी रखना पड़ेगा, रूटेड करना पड़ेगा। इसकी मूल लिंक होगा भाषा। मैं आपको बड़े विनम्रता के साथ कहूं, अभी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विशेष करके माननीय प्रधानमंत्री जी की आग्रह के कारण उनकी वक्तव्य को मैं उद्धृत करना चाहूंगा। हमारे देश में भाषा को लेकर कई प्रकार के विमर्श हुए हैं। मोदी जी की सरकार इस विषय में स्पष्ट है, भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। वो तेलुगु हो, मलयालम हो, तमिल हो, पंजाबी हो, उड़िया हो, ओहमिया हो, बंगाली हो, मराठी हो, गुजराती हो, ये सभी भाषा, हिंदी, सिंधी, ये सारे भाषा, उर्दू भी निश्चित रूप में ओशी जी, 22 शेड्यूल लैंग्वेज, सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। सांथाली उसमें आता है, सांथाली उसमें भी आता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्पष्ट मानना है, बच्चा अगर क्लास 5 तक अपनी ही मातृभाषा या अपनी स्थानीय भाषा में पढ़ेगा, तब उसकी क्रिटिकल थिंकिंग की शुरुआत होगी। क्लास 8 तक उसमें मातृभाषा में पढ़े तो अच्छा है, लेकिन क्लास 5 तक पढ़े, यह उसकी एक प्रकार से प्रमुख रिकमेंडेशन है। मैं इस सदन को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे देश की बच्चों को वैश्विक नेतृत्व लेने के लिए, ग्लोबल लीडरशिप के लिए, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अगर ज्यादा बच्चे इनोवेटर बनेंगे, ज्यादा बच्चे वेल्थ क्रिएटर बनेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तब जाके हम एक बड़ा सुपर पावर बन पाएंगे। इसीलिए हमारी भाषा को महत्व देना इस शिक्षा नीति की एक प्रमुख उद्देश्य है। इन दिनों में बहुत सारे लोकल लैंग्वेज के बारे में भारत सरकार ने प्राइमर बनाया है, 2 भाषी बनाया है। आज तक भारत की 77 स्थानीय भाषा पे भारत सरकार की एनसीईआरटी ने प्राइमर्स बनाया है। अध्यक्ष जी, आज जेई हो, नीट हो, सीयूईटी हो, ऐसे 13 मातृभाषा और स्थानीय भाषा में आज परीक्षाएं होते हैं। अभी कई सारे मित्रों ने एक वितर्क को, या उसको कैसे कहूँ, उस शब्द को मैं शायद मेरे पास शब्द नहीं हो रहा है, अभी बड़े आक्रामकता के साथ सभी ने कहा कि भाई आप चीज़ों को एक आइडियोलॉजिकल एंगल से दिखते हो। ऐसा नहीं अध्यक्ष जी, हम भारत के ज्ञान परंपरा आधारित हमारी शिक्षा बने। मैं इस सदन में एक विषय को फिर कई बार दोहराया हूँ, आज भी आपकी अनुमति से दोहराऊंगा। हम सभी लोगों को एक चीज़ को भूलना नहीं चाहिए, 1835 में जब भारत की उस समय के एक प्रशासक जो शिक्षा देखते थे, मैकॉले, ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या भाषण दिए थे। उन्होंने कहा था कि भारत एक अद्भुत देश है, भारत को ऐसे जीता नहीं जा सकता है, भारत में कई सारे विषयों में मूलभूत धारणाएं कुछ अलग है,
जब तक हम उसकी संस्कृति को मटियामिट नहीं करेंगे, उनको अगर जमीन तक नहीं लेके आएंगे, तब तक भारत को जीतना संभव नहीं। इसलिए भारत की शिक्षा व्यवस्था को हमको नष्ट करना पड़ेगा, एक पाश्चात्य ढांचा को हमारे ऊपर थोपना चाहिए, ऐसा मैकॉले का रिकमेंडेशन है। इसीलिए आज हमारी मान्यता है, हमें 21वीं सदी में भारतीयता के ऊपर, मैं अगर अनुमति दूं तो मेरे बहन कानीमोझी जी स्मित हास्य कर रहे हैं, मैं उनको कहूं भारतीयता का अर्थ क्या है। तिरुकुरूर को सभी भाषाओं में कानीमोझी पढ़ाना मेरे लिए भारतीयता है, शायद आप उसमें सहमत होंगे। तिरुवल्लुवर की साहित्य को देश भर में ले जाना, शायद ये मेरे लिए भारतीयता है। मैं अध्यक्ष जी श्री अरबिंदो को, इससे तो खुश हो जाएगी, दूसरे आपने बोल दी ना नाराज जाएगी। सर मैं अध्यक्ष जी वास्तव में कोई भेद है नहीं है, भेद तो है राजनीतिक कारण से। They're doing that. Honorable member, you must know, we're exactly doing that. मैं अभी श्री अरबिंदो जी को कोट करना चाहता हूं। मेरे मित्र ओवैसी जी भी आ गए, अच्छा लगा, ओवैसी जी के साथ थोड़ा रहने से अच्छा लगता है। श्री अरबिंदो कहते हैं शिक्षा के बारे में, एजुकेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस, श्री अरबिंदो जी को मैं कोट करता हूं, एजुकेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, बट include the core ideas and method of ancient education। अध्यक्ष जी, इसमें क्यों चिंता होनी चाहिए, किसमें क्या आइडियोलॉजी है? अगर मैं तिरुकरूर की बात कहूं, अगर मैं तिरुवल्लुवर की बात करूं, अगर मैं श्री अरबिंदो की वैश्विक कल्पना को सामने रखूं, ये तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है। नहीं, एक बात बताइए, कोई भी दल की सरकार आइडियोलॉजी से आती है ना, विचारधारा को लेकर चलते हो ना। संविधान आइडियोलॉजी है सर, मेरी आइडियोलॉजी क्या काम आएगी इसमें? मैं किस पे ओत ले रहा हूं? संविधान पे ओत ले रहा हूं सर। आप गोलवालकर की आइडियोलॉजी क्या काम में आएगी? नहीं आएगी ना सर। हाँ, आप बोलिए निशिकांत जी। सारी पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र लेके जनता के सामने जाती है और जनता विचारधारा के आधार पर उसको वोट करती है और उसी को इम्प्लीमेंट करना उस सरकार का काम है जो उस विचारधारा से। और हम संविधान को मानते हैं, यही कहते हैं, संविधान में सभी पॉलिटिकल पार्टी की आस्था है, इसीलिए वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। इसीलिए संविधान अलग है, आइडियोलॉजी अलग है। जो विषय रख रहे थे मंत्री जी, राजनीतिक आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे। रामजी लाल वर्मा जी, आपके कुछ कह रहे थे? काय की विचारधारा आपकी? संविधान की भी है। संविधान की विचारधारा की बात नहीं हुई, संविधान की विचारधारा तो एक ही है। संविधान के अनुसार हम चलेंगे, संविधान की जो मूल भावना है उसको हम विकृत नहीं करेंगे, वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। संबित पात्रा जी, कभी क्या संसद बिल्कुल ज्ञानवान भी होती रहनी चाहिए। सभापति महोदय, आपने जो कहा कि सभी पार्टियां अपनी अपनी विचारधारा को लेकर जनता के बीच में जाती है, अपने विचारधारा के माध्यम से चुनकर आती है, जनता जनार्दन है, मैं इसका समर्थन करता हूं। और इसके पीछे का मूल भाव है, संविधान समुद्र है, वह महासमुद्र है जिसमें सारी आइडियोलॉजीज आके समाहित तो होती है। चाहे हमारी आइडियोलॉजी है, चाहे उनकी आइडियोलॉजी है, उनको समाहित अंततोगत्वा समुद्र में ही होना पड़ेगा। और दुनिया में भारत का एक ऐसा संविधान है जिसमें सभी जातियां, धर्म, भाषा की मान्यता है। ये ताकत भारत के संविधान की। और संसद भी माननीय मंत्री जी, प्लीज मैं आपको दे दूंगा, प्लीज आप क्या बोलना चाहती? बोलिए। कनीमोझी जी, अब बोलेंगे, माइक अब चालू होगा माइक। Thank you, sir. Sir, there was a time when women were not allowed to be educated. It was much before the British came here. There was a time when all communities
were not allowed education. So we should not go back to कहाँ that. अधिकार नहीं था शिक्षा लेने का? Sir? Sir, नो, well, एक मिनट, please read the Manusmriti. आप सब बैठ जाइए ना, मंत्री जवाब देंगे। Please read the Manusmriti. Sir, my grandmother was not allowed to go to college. Sir, every caste and community. भारत के संविधान में एक मिनट, भारत I के am not संविधान talking में about the कभी भी constitution, sir. I'm talking वर्ग before. और लिंग के आधार पर हमने शिक्षा का बंटवारा कभी नहीं किया। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष जी, अब तमिलनाडु में किया हो तो पता नहीं मुझे, बाकी यहाँ तो नहीं किया देश में। अच्छा, एक मिनट माननीय मंत्री जी, आप पूरी बात कर लें, आप बात पूरी कर लें। Sir, आपकी कहा कि आपकी माता जी को विद्यालय में जाने के लिए रोका, ग्रैंड मदर को। वो सामाजिक रूप से अलग अलग प्रदेशों के अंदर इस विषय को लेकर आंदोलन हुए थे, लेकिन संविधान के अंदर हमेशा हम संविधान से चलते हैं, संसद संविधान में चलती है। संविधान में कभी किसी को रोकने का अधिकार संविधान में कभी नहीं रहा, डिबेट में नहीं रहा। yes, sir. Sir, Baba Saheb Ambedkar said that caste system. 52 के पहले तो अंग्रेजों का सर, राज था, उसके लिए तो लड़ाई लड़ी अपन ने। Sir, caste system is not the division of labor, but it's a division of laborers. So we should remember that. I am not saying today we are not, the house doesn't run on constitution, but there were days when caste system was the rule of the land. Yes. We cannot go back to that. Today, social justice is what the constitution upholds. And that is what I'm talking about. अर्जुन मेघवाल जी, करो तो हाँ, अध्यक्ष जी, जो आपने विषय रखा, आपका माइक- एक लाइन आपका माइक थोड़ी बंद कर रहा हूं। एक लाइन में मैं कहता हूं कि राजनीतिक दल विचारधारा पर आधारित बनते हैं संसार में, शासन संविधान के अनुसार चलता है। ओके, माननीय मंत्री जी, अब बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, आपकी प्रति आप परंपरा की अध्यक्ष जी, आप परंपरा की नई मिसाल भी खड़ा कर रहे हैं। शायद इन दिनों में शायद हाउस इसीलिए है, एक अच्छा विषय पे पक्ष विपक्ष रहे, चर्चा हो, उसमें से कुछ अमृत निकलना ही निकलना है। सब डेमोक्रेसी के ही शर्त है साहब। भारत के अंदर ही डेमोक्रेसी से ही हम आज 400 करोड़ से 48 लाख करोड़ तक के बजट को बढ़े हैं। अध्यक्ष जी, मैं फिर आदरणीय सदस्य को एक बात याद दिलाता हूं, उन्हीं के राज्य की एक, मैंने जितना शायद मेरा इच्छा है कि मैं तमिलनाडु की भाषा को पढूं, समझूं और तमिलनाडु की सभ्यता को और जानूं।